धार भोजशाला का केस क्या था, व्यूअर्स को अगर आप समझा पाएँ? देखिए, धार भोजशाला का बहुत ही सिंपल केस था और बहुत सिंपल केस है भी, और ये बहुत बड़ी केस स्टडी है पूरे देशवासियों के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे राजा भोज ने, जो परमार डायनेस्टी के एक बड़े इम्पोर्टेंट किंग और सर्वप्रथम राजा जिसे कहा जा सकता है, बहुत ही एक प्रोमिनेंट राजा थे, उन्होंने 1034 में वहाँ पे माँ सरस्वती की, माँ वाग देवी की भोजशाला में प्रतिमा को स्थापित किया था विद इन द प्रीमाइसेस, जिसे हम भोजशाला कहते हैं, और एक संस्कृत स्कूल ऑफ लर्निंग वहाँ पे उन्होंने स्थापित किया था। ठीक है। 13वीं-14वीं शताब्दी में जो अलाउद्दीन खिलजी है, उसने इस मंदिर को तोड़ा, तहस-नहस किया, और फिर उसके बाद ये मंदिर वहाँ पे जीर्ण-शीर्ण अवस्था में वैसे ही पड़ा रहा। 15वीं शताब्दी में दोबारा यहाँ पे जो अलाउद्दीन खिलजी खिलजी डायनेस्टी 2 है, उसने भी यहाँ पे आके तोड़-फोड़ की, और यहाँ पे 15वीं शताब्दी में यहाँ पे फिर से मंदिर को, जो और भी निशान चिन्ह थे, उसको मिटाया, तोड़-फोड़ की। इसके बाद वहाँ पे बराबर हिंदू समाज के लोग अपने अस्तित्व में रहे, जो मंदिर था उसका अस्तित्व रहा, जीर्ण-शीर्ण अवस्था में भले ही अस्तित्व रहा, और उसके बाद 1935 में ऐसा प्रमाण मिलता है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं कि मंदिर के अंदर मूर्तियां थीं जिनको बाहर उठा के फेंक दिया गया मुस्लिम पक्ष द्वारा। ठीक है। और ये बोला गया कि इसका जो नाम है भोजशाला, इसको हटाया जाए और इसका यहाँ पे नाम रखा जाए मौलाना कमालुद्दीन। ठीक है। पर ये सारी चीज़ें ऐसे चलती रहीं। उसके बाद 1997 में यहाँ पे एक आदेश पारित हुआ जिसमें बोला गया कि हिंदू समाज के लोग यहाँ पे हर बसंत पंचमी को साल में एक बार अपनी पूजा कर सकते हैं, और हर फ्राइडे को यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग नमाज करेंगे। दिग्विजय सिंह थे उस टाइम? जी जी जी। और इसके बाद 7 अप्रैल 2003 का फाइनल ऑर्डर एएसआई ने पारित किया, जिसमें एएसआई ने ये कहा कि यहाँ पे हर मंगल को हिंदू समाज के लोग पूजा करेंगे और हर फ्राइडे को इसी जगह पे मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ेंगे। ठीक है। ये ऑर्डर है 7 अप्रैल 2003 का। जो दिग्विजय सिंह साहब का ऑर्डर था उसको मॉडिफाई करते हुए ठीक है। ये आदेश पारित किया, और एएसआई के उस ऑर्डर में ये भी लिखा गया कि बसंत पंचमी जो है वो हिंदू समाज के लोग बसंत पंचमी पूरे दिन मना सकते हैं। ठीक है। पर ये ऑर्डर में ये नहीं लिखा था कि अगर बसंत पंचमी फ्राइडे को पड़ जाएगी तो क्या होगा। ओके। और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए। ठीक है। अब फिर से मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ समझाने के लिए। 1997 का आपको मैंने ऑर्डर बता दिया, जहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अब फ्राइडे को यहाँ पे नमाज पढ़ी जाएगी, और सिर्फ एक साल दिन? में एक बार जब बसंत पंचमी पड़ेगी उस दिन हिंदू आएंगे? उस दिन हिंदू यहाँ पे आके ठीक है। पूजा कर सकते हैं। इस ऑर्डर को टाइम एंड अगेन बहुत सारे इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, उस पर अल्टीमेटली एसआई ने 7 अप्रैल 2003 को आदेश पारित किया, जिसमें हिंदू समाज को एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वर्शिप दिया ट्यूसडे को, मुस्लिम समाज के लोगों को एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वर्शिप दिया फ्राइडे को, और ये भी कहा हिंदू समाज के लोग बसंत पंचमी के दिन यहाँ पे एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वर्शिप उनका रहेगा। ठीक है। पर ऑर्डर क्लियर नहीं था कि अगर बसंत पंचमी फ्राइडे को पड़ेगी तब क्या होगा। और बहुत सारे ईयर्स ऐसे हुए, करीब 7-8 साल ऐसे निकले कॉन्जिक्यूटिव और ऑल्टरनेट ईयर्स में, जहाँ पे बसंत पंचमी फ्राइडे को पड़ गई, और वहाँ पे डिस्प्यूट शुरू हो गया कि भाई यहाँ पे कैसे पूजा पाठ होगी। बट बी दैट एज इट में, बहुत लोगों ने आंदोलन किया, बहुत लोगों ने बलिदान दिया भोजशाला के लिए, माँ सरस्वती, माँ वाग देवी के लिए, और ये मांग बराबर उठती रही कि यहाँ पे हिंदुओं को एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वर्शिप दिया जाए। उसके बाद हमने इस मामले की रिसर्च की, अध्ययन किया, तो हमें पता चला कि जो काजी ज़कीउल्लाह हैं उनकी एक याचिका पेंडिंग है, मौलाना कमालुद्दीन की 2019 में याचिका पेंडिंग है, जो ये मांग कर रहे हैं कि भाई फ्राइडे को उनको यहाँ पे सिर्फ नमाज की इजाज़त दी जाए और किसी और पक्ष को यहाँ पे पूजा की इजाज़त ना दी जाए। किसी भी दिन, नॉट इवन बसंत पंचमी? हाँ, नॉट इवन बसंत पंचमी, सिर्फ उनको राइट मिले वर्शिप का। इसको हमने फिर अध्ययन करके हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से, पिताजी ने हमारे वहाँ पे गए थे, ग्राउंड लेवल पे पूरा सर्वे किया, देखा, सारी फोटोग्राफ्स, कलर्ड फोटोग्राफ्स प्रोफेशनल फोटोग्राफर से वहाँ पे कलेक्ट कराई, और फिर हमने इसको दायर किया इंदौर बेंच ऑफ द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, और उसमें हमने 7 अप्रैल 2003 के आदेश को चुनौती दी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये वेरी फर्स्ट पिटिशन थी हिंदू पक्ष की तरफ से इन द ईयर 2022, और टू बी वेरी प्रिसाइज 11 मई 2022 को, ओके, 11 मई 2022 को इंदौर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस मामले को एडमिट किया और इस पर नोटिस जारी किया 11 मई 2022 को, सारी फोटोग्राफ्स देखने के बाद। और उसके बाद ये मामला ओपन हुआ। फिर हमने यहाँ पे एप्लीकेशन दी, सीपीसी में प्रावधान है ऑर्डर 26 रूल 10A में, जिसमें कोर्ट किसी जगह साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करा सकता है, स्पॉट क्या बोल रहा है, मौका क्या बोल रहा है, वहाँ पे क्या अवशेष हैं, क्या उसके प्रूफ्स हैं, इसके लिए कोर्ट एक साइंटिफिक रिपोर्ट ले सकता है। ठीक है। और 11 मार्च 2024 को, टू बी वेरी प्रिसाइज, ऑनरेबल जस्टिस धर्माधिकारी साहब की खंडपीठ ने इंदौर बेंच के इस मामले में एएसआई सर्वे का आदेश दिया। ओके।
वहाँ से केस और ओपन हुआ। और फिर जब एएसआई की टीम वहाँ पे गई, 98 डेज़ का एएसआई ने वहाँ पे सर्वेक्षण किया, काफ़ी एक लंबा सर्वेक्षण रहा, दोनों पक्ष वहाँ पे स्पॉट पे मौजूद रहे, पूरी कार्रवाई की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई, फिर एएसआई ने 2100 पन्ने की रिपोर्ट सबमिट की। ठीक है। इन द मीन टाइम इस 11 मार्च 2024 के आदेश के खिलाफ जो मुस्लिम पक्ष है, मौलाना कमालुद्दीन का पक्ष है, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई अपना सर्वे तो करता रहेगा पर कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे स्ट्रक्चर डैमेज हो या वहाँ का कैरेक्टर बदले, और हाई कोर्ट अभी इस रिपोर्ट के परसुएंस में आगे नहीं बढ़ेगा। तो एक तरह से हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। ओके। फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 22 जनवरी 2024 को 22 जनवरी 2026 को मैंने एक एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में, जिसमें मैंने बताया कि इस साल जो बसंत पंचमी पड़ रही है 23 जनवरी को, वो फ्राइडे के दिन है और वहाँ पे डिस्प्यूट होने की संभावना है, क्योंकि हमें तो 7 अप्रैल 2003 के तहत एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वर्शिप दिया गया है और इसलिए हमें आज पूरा दिन पूजा पाठ करने की इजाज़त दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को अर्जेंट बेसिस पे सुना 22 जनवरी को, और कोर्ट ने कहा कि अखंड पूजा का हम आपको अधिकार दे रहे हैं कि आप इस दिन पूरी अखंड पूजा करेंगे, पर उस जगह एक स्पॉट पे मुस्लिम पक्ष को भी हम नमाज पढ़ने की इजाज़त दे रहे हैं। पर साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये पूरा मामला वापस हाई कोर्ट भेज रहे हैं कि इसका निस्तारण कर दिया जाए, इसको फाइनली डिसाइड कर दिया जाए। इस जो रिट याचिका हमारी वहाँ हाई कोर्ट में पेंडिंग थी, और भी जो काजी जकीउल्लाह, मौलाना कमालुद्दीन, अंतर सिंह, कुलदीप तिवारी, इन सबकी जो रिट याचिका पेंडिंग है, सबको साथ में सुन के इसको फाइनल, तो जो स्टे था वो ओपन हो गया, वो स्टे हट गया, गया। सुप्रीम कोर्ट का स्टे हट गया। और अभी एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो स्टे लगाया था और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बैच ऑफ पिटिशन से कनेक्ट कर दिया। ओके। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जानने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में पता नहीं था किसी को। इस मामले को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से टैग किया गया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिमांड किया हाई कोर्ट को कि इसका आप निर्णय दीजिए। इसके बाद हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और अभी बहुत ही इंदौर बेंच ऑफ द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। राम मंदिर के बाद ये दूसरा ऐसा निर्णय है जो अपने फाइनल निष्कर्ष पे पहुंचा है, फाइनल डिसीजन आया है। ज्ञानव्यापी में, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में, कुतुब मीनार में, ताजमहल में इंटरिम ऑर्डर्स होते रहे, उसके खिलाफ 3 टायर का सिस्टम है, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मामला चलता रहा। ठीक है। पर दिस इज द वेरी फर्स्ट केस आफ्टर राम मंदिर जहां पे फाइनल जजमेंट आया है। और बहुत इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 7 अप्रैल 2003 के आदेश का वो भाग जहाँ पे मुस्लिम समाज के लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई थी, उसको क्वैश कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, सेट असाइड कर दिया, और हिंदू समाज के लोगों को एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वर्शिप दिया। और इस ऑर्डर की कंप्लायंस में जो लोग पूछते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि क्या कर रही है, इस ऑर्डर की कंप्लायंस में एएसआई ने इमीडिएटली एक्ट अपॉन किया, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस की और हिंदू समाज के लोगों को एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वर्शिप दिया कि आपको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस हम दे रहे हैं। और ये कोई भावनात्मक बात नहीं है, दिस इज एज पर सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट ऑफ 1958। ओके। तो आज की डेट में जो भोजशाला का केस है वो मेरिट्स पे बहुत स्ट्रांग है। जो मैंने आपको अभी पूरी बात बताई कि हिस्टोरिकल प्रमाण मिलता है वहाँ पे मंदिर तोड़ने का, ऐसे कितने प्रमाण हमने कोर्ट में दिए। तो ये जो 2100 पेज की एएसआई की रिपोर्ट है उसमें आप कह रहे हैं ये सारी चीज़ें हैं? बिल्कुल, उसमें भी हैं कि वहाँ पे किस तरह से सर्वबंदी इंस्क्रिप्शन मिला कि जैसे किसी को संस्कृत पढ़ाई जाती है तो उसके लिए बहुत इजी फॉर्म में इंस्क्रिप्शन लगा हुआ है, वो है जो माँ सरस्वती, माँ वाग देवी की जो मूर्तियाँ इस समय ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी हुई हैं, उसके जो शिलालेख हैं, उसके जो इंस्क्रिप्शंस हैं, वो सारी चीज़ें हैं। क्या क्या वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की फ़ोटोज़ मिली, वो हैं। एएसआई ने ये भी रिपोर्ट दी कि वहाँ पे जो पिलर्स और पिलास्टर्स है ये एक हिंदू मंदिर का पूरा पार्ट है। तो बहुत ही एक्सटेंसिव रिपोर्ट दी गई है एएसआई द्वारा। और हमने जब कोर्ट में बहस की थी तो हमने कोर्ट में बताया था, मैंने स्वयं इस मामले में कोर्ट में मैं अपीयर हो रहा था, तो मैंने बताया था कि किस तरह से यहाँ पे इतने सारे हमारे हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिटाए गए हैं, किस तरह से यहाँ मंदिर तोड़ने का प्रमाण मिलता है। और सबसे मज़ेदार बात बताऊँ आपको, जो मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से काउंटर एफिडेविट कोर्ट में दाखिल हुआ उसमें उनके खुद के डॉक्यूमेंट लगे हैं कि यहाँ पे मंदिर तोड़ा गया। जो मुस्लिम पक्ष है उसने जो कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था उसमें स्वयं ऐसे उन्होंने कितने दस्तावेज लगाए जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे मंदिर तोड़ी गई। तो मंदिर वो इग्नोरेंट थे, पता नहीं था या कैसे, या अब ये तो उनकी लीगल टीम जाने कि भाई उन्होंने क्या काम किया है। पर जो एफिडेविट है वो मेरे पास रिकॉर्ड पे है और मैंने इस पे कोर्ट में आर्गुमेंट भी किया है कि खुद ही बोल रहे हैं कि वो खुद ही कह रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर तोड़ी गई।
तो सवाल यहाँ पे जो बहुत मूलभूत सवाल है वो ये है कि क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है, और अगर नहीं बनाई जा सकती है तो आप कैसे वहाँ पे हमें एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वर्शिप नहीं देंगे। देखिए पूरी जो बात है ना, जितनी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसमें कोई भी चीज़ भावनात्मक नहीं है, हर एक चीज़ रिसर्च बेस्ड है। ठीक है। हर एक चीज़ के पीछे एक लॉजिक है, एक रीज़न है, और हर एक चीज़ के पीछे एक सच्चाई है। सच्चाई वो कि वहाँ पे जो मौका बोल रहा है, सच्चाई वो कि जो पूरी सिविलाइजेशन, पूरी सभ्यता ने 1000 साल का दंश झेला। अगर हम राम मंदिर में आज बात कर रहे हैं तो 1528 में हम लोग पीछे गए कि बाबर ने क्या किया था। जब हम भोजशाला की बात कर रहे हैं तो हम 1034 में चले गए, और कोर्ट ने जो 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने गलत काम किया था, आज इतने सदियों के बाद उस चीज़ को मेटा है, उस चीज़ को ख़त्म किया है। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, जो मुझे लगता है हमारी जुडिशरी और हमारा देश पूरे विश्व को दे रहा है कि पेन इज़ मैटर देन द सोर्ड। कलम की ताकत तलवार की ताकत से बड़ी होती है। विष्णु जी, एक चीज़ मेरे को समझाइए, बहुत ही मतलब मैं नॉन लीगल एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक पक्ष को बोला जाता है कि आप बार बार रिक्लेम मत करो कि यहाँ पे कुछ था, वो तोड़ा गया, फिर कुछ और बना, फिर आपको वापस चाहिए। ये दूसरे पक्ष को भी समझाया जा सकता है कि अगर टूटा है, दिख रहा है, क्योंकि पूरी कम्युनिटी तो लड़ने नहीं आती, लड़ 4 लोग रहे हैं या एक व्यक्ति कोर्ट आ रहा है, मेरा ये कहना है। तो अगर वो एक मेन पार्टी है तो उस पार्टी को या उनसे रिलेटेड जो 8, 10, 20, 50, 100 लोग हैं उनको बिठा के फैक्चुअली ये दिखा के कन्विंस नहीं किया जा सकता कि बॉस ये दिख नहीं रहा है तुमको। आपको ये बताइए, आपने जो बात कही कि पूरी कम्युनिटी नहीं लड़ने आती है, ये जो स्टेटमेंट आपका है, मतलब ये जो आपकी बात है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि उनकी पूरी कम्युनिटी लड़ रही है। नहीं, मेरा ये वो कहने के पीछे का रीजन है 10-20 लोग सामने हैं, पर उनकी बात समझिए, 10-20 लोग सामने हैं, हो सकता है वक्फ बोर्ड सामने हो सकता है मौलाना कमालुद्दीन सामने हो जी, पर वो सारे लोग एक मत हैं कि यहाँ पे हमारी मस्जिद थी और ता क़यामत तक हमारी मस्जिद रहेगी। तो नहीं, मैं 10 की मान लूँ, मेरा ये कहना था कि 10 लोगों को 10 लोग पीछे हट जाएंगे। अच्छा, तो आप बात समझिए, ऐसा नहीं, इन तरह के मामले में ऐसा नहीं होता है रिप्रेजेंटेटिव सूट में कि 10 लोग पीछे हट गए तो बाकी केस खत्म हो गया। मतलब कन्विंस होने को राजी नहीं है वो। नहीं, मैं कह रहा हूँ 10 लोग पीछे हट ही नहीं सकते हैं। 10 लोग पीछे अगर हट जाएंगे उससे केस खत्म नहीं होगा, और 10 लोग आएंगे, कोर्ट को उनको परमिशन देनी पड़ेगी ऑर्डर 23 में। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि 4-5 लोगों ने बैठ के पूरी समाज के लिए फैसला कर लिया, क्योंकि हर आदमी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है ना। आज राम मंदिर के केस में आज अगर मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूँ तो हाउ विल रौनक बी गवर्न्ड बाय माय कॉम्प्रोमाइज। अगर आज मैं कोर्ट में जाके कोई कंसेशन दे दूँ कि हाँ जी मैं तो अपना क्लेम छोड़ रहा हूँ, तो क्या मेरे पास इतनी ताकत है, मुझे जो समाज ने ताकत दी है वो उनकी आवाज़ कोर्ट में उठाने की दी है इस मुद्दे पे। ये वकालतनामा है ना। वकालतनामा ये नहीं है कि आप वहाँ पे जाके कंसीड कर लीजिए, और ये दोनों साइड के लिए अप्लाई करता है।